हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी रिएक्शंस की रेट को अफेक्टेड करते हैं। सारे फैक्टर्स में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है, टेम्परेचर कैसे अफेक्टेड करता है, फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट्स के हैं वो कैसे अफेक्टेड करते हैं। इन सारी चीजों पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ को लिखने के लिए हम लोग उन सभी फैक्टर्स में जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करते हैं उसमें से केवल एक फैक्टर को लेकर चलेंगे और वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेट पर क्या डिपेंडेंस होता है या रेट कैसे रिएक्शंस की रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसी से जो एक नया एक्सप्रेशन आता है उसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या चीज है, हम लोग आज इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पे हम लेते हैं टाइम और यहां लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी हम लोगों ने देखा था कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से मिलता है, जबकि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ इस तरह से मिलता है। तो अगर मान लेते हैं कि एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी, या A से जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन है A से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे B, तो अगर देखें तो ये A का कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा जबकि ये B का कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। तो इस ग्राफ से क्या चीज पता चलता है कि जब T इक्वल टू 0 था ऐसे में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, घटता चला जाता है। जबकि प्रोडक्ट जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या था, 0 था। जैसे जैसे टाइम पास होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता चला जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक समान हो जाते हैं। इसी चीज को एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश किया दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था गुलबर्ग और वॉगे। गुलबर्ग और वॉगे ने इस रिलेशन को जो नाम दिया वो था लॉ ऑफ एक्टिव मॉस। लॉ ऑफ एक्टिव मॉस। लॉ ऑफ एक्टिव मॉस जो था वो किसके द्वारा दिया गया, गुलबर्ग और वॉगे के द्वारा। तो दिस लॉ was given by Gullberg and Waage। गुलबर्ग एंड वागे, गुलबर्ग और वागे ने इस नियम को दिया और ये था क्या, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या चीज था ये, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये नियम आया 1867 में, इन 1867। दिस लॉ gives a quantitative relationship between the rate of reaction and concentration of reactants। ये जो लॉ था वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और रेट लॉ के बीच का एक रिलेशनशिप था। क्या था ये रिलेशनशिप, तो
according to this law, क्या क्या था ये लॉ कि at a given temperature the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the measured concentration of the reactants. This is the law of active mass. यही लॉ ऑफ एक्टिव मास था which was given by Guldberg and Waage in 1867. तो लॉ ऑफ एक्टिव मास के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि एक रिएक्शन हो रही है A प्लस बी और प्रोडक्ट बन रहा है 2AB, तो ऐसे में रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. दिस इज द लॉ ऑफ एक्टिव मास. अब यहां पे K क्या है, ये K क्या चीज है? तो K एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं. वेयर K is a constant known as rate constant or velocity constant, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं. तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए. रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए किसी गिवन टेम्परेचर पर क्या होता है, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम लोग रेट कांस्टेंट को डिफाइन करें और रेट कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टर्स होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रेट कांस्टेंट हमें बताता है. वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग रेट कांस्टेंट से पता कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि रेट इक्वल टू K into concentration of A into concentration of B. अगर दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट कर दिया जाए, मतलब कि if concentration of A becomes equal to the concentration of B and equal to 1 किसी भी यूनिट में, तो ऐसे में रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो रेट इक्वल टू हो जाता है कितना? K के बराबर. यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है तब जब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो. इसका मतलब इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट ऑफ ए गिवन रिएक्शन at constant temperature is the rate of reaction when the concentration of the reactant when the concentration of the reactants
concentration of the reactants is taken as unit। जब हम लोग सभी रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उन सभी रिएक्टेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग यूनिट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाती है रेट कांस्टेंट के। तो यही रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन है, इसी के द्वारा हम लोग रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या चीज अभी हम लोगों ने देखा, अभी जो हम लोगों ने देखा वो था लॉ ऑफ एक्टिव मास, और इस चीज को आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था। 11th में इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ एक्टिव मास के बारे में पढ़ाया जाता है, और वहां पे ये बताया गया गुलबर्ग और बॉगे ने कैसे एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, किसके किसके बीच में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और रेट के बीच में। और इससे जो चीज आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्टिव मास। अभी रेट कांस्टेंट जो के को हम लोगों ने निकाला, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, कौन कौन सी चीजें ये हमें बता सकता है, या रेट कांस्टेंट के द्वारा किन किन चीजों को हम लोग जान सकते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के कैरेक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि K इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शंस की रेट को हम लोग K की वैल्यू के द्वारा नापते हैं। कैसे? अगर K की वैल्यू जो होगी वो लार्जर होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, लार्जर होगी। अगर K की वैल्यू स्मॉलर है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ K, larger the value of K, faster is the reaction, and smaller the value of K, value of K, slower is the rate of reaction। जितनी ज्यादा वैल्यू K की होगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, और अगर K की वैल्यू कम हो रही है तो ऐसे में वो रिएक्शन जो है वो स्लो रिएक्शन होगी। दूसरी चीज, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। भिन्न भिन्न रिएक्शंस के लिए K की वैल्यू जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न रिएक्शंस की जो रेट होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। तो जितने भी रिएक्शंस होंगी सबकी अपनी अलग रेट होती है। सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो एक ही रेट से रिएक्ट नहीं करती हैं। सभी रिएक्शंस के लिए रेट जो है वो अलग अलग होते हैं। फिक्स टेम्परेचर पर K की वैल्यू जो होती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है। तो at fixed temperature, the value of K is constant। फिक्स टेम्परेचर पर K की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में K की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगली चीज कि फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन the rate constant is independent of concentration। कुछ ऐसे
ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसपे जो रेट कांस्टेंट होता है वो उसके कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अभी ये चीजें जो थी वो क्या थी, ये सारी की सारी चीजें जो थी वो रेट लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए थी। इसको दिया था किसने, गुलबर्ग और वागे ने, और कहते क्या है इसको कहते हैं लोग लॉ ऑफ एक्टिव मॉस। सवाल ये है कि हम किसी भी रिएक्शंस के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखें। क्या किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए जो लॉ ऑफ एक्टिव मॉस है उसके अकॉर्डिंग ही रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखा जा सकता है, या फिर रेट लॉ लिखने के लिए कुछ और चीजें होती हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हम किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं तो वो लॉ ऑफ एक्टिव मॉस कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है A plus B plus C towards product, तो इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है A प्लस B प्लस C टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो इसके लिए जो रेट होगा, ये रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C। यानी इनमें से प्रत्येक कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को उनके स्टोइकियोमेट्रिक टर्म तक रेज किया जाता है। तो दिस इज लॉ ऑफ एक्टिव मॉस। लॉ ऑफ एक्टिव मॉस, ये लॉ ऑफ एक्टिव मॉस है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कितने टर्म तक रेज करना है, दिस इज नॉट डिसाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो कैसे डिसाइड करें? तो दैट वैल्यू कि हाउ मच टर्म द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a reactant to be raised, that will decided only on the experimental data। इसको केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर ही डिसाइड किया जा सकता है। ये सारी वैल्यू जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमें रिप्रेजेंट करनी है वो सब की सब केवल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करती हैं। देयर इज नो अदर वे टू डिटरमिन द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ए रिएक्शन। कोई अन्य विधि नहीं है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी रिएक्शंस के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सके। केवल एक ही विधि है, वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। हम लोग केवल एक्सपेरिमेंट करके कितने टर्म तक कंसंट्रेशन रेज हो रहा है इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर इसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, बस फर्क थोड़ा सा होगा। रेट इक्वल टू कितना, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर R। ये होगा, यहाँ A B C नहीं होगा, यहाँ हम कोई अन्य टर्म देते हैं P Q R X Y Z कुछ भी। अब सोचने की बात ये है कि ये P Q और R, P Q और R can be or cannot be equal to the ABC। ये ABC जो ये लगे हुए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इनके इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये चीज डिसाइड होगी किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा कि PQR की वैल्यू कितनी आ रही है। तो PQR जो है वो इस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ABC के इक्वल भी हो सकता है या इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो दिस इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या चीज है? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या चीज है
कि किसी भी रिएक्शंस की रेट को उसके रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के फंक्शन के रूप में लिखने को ही हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। किसी भी रिएक्शंस के रेट को उसके रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है। तो आइए देखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। बस सवाल ये भी था कि हम लोगों को जब रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ना था तो फिर हम लोग लॉ ऑफ एक्टिव मॉस क्यों पढ़े? तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट और जो लॉ ऑफ एक्टिव मॉस में रेट कांस्टेंट है दोनों एक समान है, बस केवल इनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म में ही डिफरेंस आता है, बाकी किसी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या चीज है? रेट लॉ एक्सप्रेशन तो टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, to express the rate law, to express the rate of a reaction as a function of the concentration of reactants, concentration of reactants. To express the rate of a reaction as a function of concentration of reactants, to measure experimentally, to measure experimentally the actual dependence of the concentration of the reacting substance, of the reacting substance. To express the rate of a reaction as a function of concentration of reactants, to measure experimentally the actual dependence of the concentration of the reacting substance. इसको हम लोग केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही मेजर कर सकते हैं, बिना एक्सपेरिमेंटली हम इसका कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो 2NO2 प्लस F2 प्रोडक्ट क्या बना? 2NO2F, ये प्रोडक्ट बना। अब इसके लिए अगर हमें रेट लिखना है तो कैसे हम लोग रेट लिखे? तो यहाँ पे जो इसके और इसके जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगे ये कॉन्सेंट्रेशंस हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। अगर इसका रेट हम लोग इस तरह से डिसाइड करते हैं, रेट इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ एक्टिव मॉस है, एक्टिव मॉस, लॉ ऑफ एक्टिव मॉस। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखे? रेट इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। हमें नहीं पता कि जो NO2 है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितने टर्म तक रेज हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? बाय एक्सपेरिमेंट। ये चीज हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी कि NO2 का कॉन्सेंट्रेशन या F2 का कॉन्सेंट्रेशन कितने टर्म तक रेज होगा और वही पावर इसके ऊपर लगाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 2N2O5 बना क्या? 4NO2 प्लस O2। तो रेट अगर हम लोग इसको लिखे तो किसका कैसा हो जाएगा? रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। यहां पे हम 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर 2 लगाते हैं तो ये लॉ ऑफ एक्टिव मॉस हो जाता है। तो ये कितना पावर यहां पे लगना है, ये चीज को हमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि N2O5 का कंसंट्रेशन कितने टर्म तक रेज हो रहा है, और जब वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमको मिल जाएगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इसी तरह से एक जनरल रिएक्शन अगर हम लोग ले लें AA प्लस BB
प्लस Cc और बना क्या, प्रोडक्ट। तो इसके लिए रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने पहले भी बताया, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर R। तो ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर लेते हैं। अब PQR जो है वो ABC के बराबर भी हो सकता है या PQR ABC के बराबर नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस आ सकती हैं कि PQR जो है वो इक्वल है किसके, इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के। ये तो पता चलेगा केवल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। जब तक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगली चीज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिफाइन करें। वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिफाइन किया जा सकता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या चीज हम लोगों ने देखा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, जनरल रिएक्शन AA प्लस BB प्लस C टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ये A, B और C, these are the stoichiometric coefficients of reactant A, B and C। A, B, C के ये stoichiometric coefficients हैं। हमने इसको रेट अगर डिसाइड करना है तो रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B to the power B into concentration of C to the power C, Q, concentration of B to the power Q, concentration of C to the power R, where P, Q are the stoichiometric coefficient. No, these are not stoichiometric coefficients. The value of P, Q, R can be obtained only by the experimental observation. इसकी वैल्यू जो है वो हमें केवल मिल सकती है कैसे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस से। तो PQR जो है वो इक्वल हो सकता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ABC के, या फिर इक्वल नहीं भी हो सकता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ABC के। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन को क्या करें, डिफाइन करें। क्या चीज है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, the mathematical expression which depends the rate of a reaction in term of molar concentrations, molar concentration of reactants with each term raised to the some power, which may or may not be same as stoichiometric coefficients of the reacting species, So the mathematical expression which depends the rate of reaction in term of molar concentration of reactants which each term raised to the some power, जितने भी पावर्स तक ये रेज किया गया है वो
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकता है या इक्वल नहीं भी हो सकता है, यानी p की वैल्यू a के बराबर हो सकती है। इस p की वैल्यू a के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है और तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलते। अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि p इज इक्वल टू a, तो बराबर हो सकती है, q इज इक्वल टू b, r इक्वल टू c, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ये p q r जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स a b c के बराबर हो। तो जनरली द रेट लॉ एक्सप्रेशन आर नॉट सिंपल। सामान्यतः जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ये सिंपल नहीं होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। These may differ even for the same reaction। ये एक ही रिएक्शंस के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो एक रिएक्शंस के लिए सबके लिए समान हो। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो मल्टी स्टेप होती हैं, तो मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो अलग-अलग हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो सिंपल टर्म नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है। ये एक ही रिएक्शंस के लिए क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरली द रेट लॉ एक्सप्रेशन are not simple, ये सिंपल नहीं है। तो these may differ, ये डिफर हो सकता है even for the same reaction, एक ही रिएक्शंस के लिए ये डिफर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस की कंडीशन पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ये कंडीशन के रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। कैसे है ऐसा, हम लोग देख लेते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये जो है वो रिएक्शंस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो H2 प्लस I2 बनता क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके लिए अगर हमें रेट डिटरमिन करना है तो रेट कैसे डिटरमिन करें, रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कितना I2। एक और रिएक्शन देखते हैं, H2 प्लस Br2 बनता क्या है, 2HBr। इसके लिए अगर हमें रेट डिटरमिन करना है तो रेट कैसा होना चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शंस आर that is equal to K into concentration of H2 and concentration of Br2। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता क्या है, रेट इक्वल टू हो जाता है किसके बराबर, रेट इक्वल टू हो जाता है Ka into concentration of H2 into concentration of Br2 to the power half upon 1 plus Kb into concentration of HBr upon concentration of Br2। अब ऐसा क्यों होता है, ये चीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मिले हुए डाटा के द्वारा डिसाइड हो सकता है। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये सिंपल नहीं होता है, इसको हम लोग सिंपली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्रेस हम लोग केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर ही कर सकते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि अभी जो HBr है, ये क्या देखा गया कि अगर हम लोग देखें कि HBr में HBr की एब्सेंसी हो रही है तो इनिशियल रेट जो होगा उसको हम लोग इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर HBr की एब्सेंसी हो रही है मतलब HBr जितना फॉर्म हो रहा है वो हटता चला जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, in the absence of HBr। HBr की एब्सेंसी में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह से होगा। ऐसे और भी रिएक्शंस हैं, जैसे अगर हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं
कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl। क्लोरोफॉर्म अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ऐसे में कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl को फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए अगर हमको रेट डिटरमिन करना है, रेट इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना Cl2 टू द पावर हाफ। ये कैसे पता चला? तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। हमें इस बात का कोई भी पता नहीं चल सकता है अन्य किसी विधियों के द्वारा। तो केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ही हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। एक और रिएक्शंस देखते हैं। CH3COOC2H5 दिस इज एस्टर एथिल एथेनोएट। तो एथिल एथेनोएट का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी रिएक्ट विद वाटर, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल C2H5OH, राइट। अब अगर इसका हमको रेट डिटरमिन करना है तो रेट इक्वल टू कितना K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथिल एथेनोएट ओनली। अब सवाल यहाँ पे फिर आया कि क्या H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, इट विल नॉट टेक पार्ट इन द डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो नहीं, क्यों? बिकॉज़ H2O इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट, बहुत अधिक मात्रा में H2O उपस्थित होगा और इतनी सारी मात्रा में से अगर थोड़ा सा उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग हो भी रहा है तो we can't determine the change in the concentration। क्योंकि अगर एक बाल्टी पानी से आपने एक चम्मच पानी निकाल लिया तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए जो ये रेट ऑफ रिएक्शंस होगी वो इंडिपेंडेंट होगी किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O से, बट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो अभी हम लोगों ने जो रेट ला एक्सप्रेशन देखा, इस चीज को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा खूब बढ़िया से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है जनरल रिएक्शंस के लिए AA B प्लस C टुवर्ड्स प्रोडक्ट, इसके बारे में जो रेट ला देखा हम लोगों ने, रेट दैट इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर R। तो इन्हीं P, Q और R के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग रेट ला एक्सप्रेशन को खूब बढ़िया से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के भेजिए और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना।